Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Lee and you are watching Explore the Disease 1.0। दोस्तों, औरत होना बहुत बड़ी बात होती है। औरत ना जाने किस किस बीमारी से गुजर रही होती है, लेकिन फिर भी औरत काम को कभी मना नहीं करती। वह लगातार घर का कुछ ना कुछ काम करती रहती है, न जाने कैसे कैसे दर्द से गुजरती है। आज से कुछ सालों पहले तक इंडिया में बच्चेदानी की रसोली के केसेस बहुत कम देखने को मिलते थे। समय बीतता चला गया, फिर कुछ केसेस शादीशुदा महिलाओं में देखने को मिलने लगे, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों के अंदर अनमैरिड महिलाओं में भी देखने को मिलने लगे हैं। यहाँ तक कि आज के समय में छोटी छोटी बच्चियों में भी रसोलियाँ देखने को मिल रही हैं, जो अभी बालिग भी नहीं हुई, यानी जो 13 साल से भी कम उम्र की हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास इलाज के लिए एक बच्ची आई थी जिसकी एज सिर्फ 9 साल थी। आखिर ये रसोलियाँ हो क्यों रही है? हम ऐसा क्या खाते पीते हैं या हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं जिसकी वजह से रसोली बन रही है? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे रसोली ना बने? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वजह होती है जिससे रसोली बनती है और कैसे इसका इलाज किया जाए, यानी कैसे इसको ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको रसोली के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चेदानी की रसोली होती क्या है। बच्चेदानी में रसोली यानी जिसको फिब्रॉइड भी कहते हैं, ये एक तरह के मसल ट्यूमर होते हैं जो बच्चेदानी की दीवार में बनते हैं। रसोली को मेडिकल साइंस की भाषा में लीओमियोमा या मयोमा भी कहते हैं। रसोली में हमेशा कैंसर नहीं बनता, बहुत ही कम चांस होते हैं कि इसमें कैंसर बनता हो। बहुत सी महिलाओं को ये डर सताता रहता है कि हमें रसोली हो गई है, इसका मतलब अब हमें कैंसर हो जाएगा। इसके होने के बहुत रेयर चांस होते हैं। रसोली एक या कई ट्यूमर के रूप में बन सकती है। इनका साइज इनके विकसित होने के साथ सेब जितना बड़ा भी हो सकता है। बच्चेदानी में रसोली अगर ज्यादा पुरानी हो तो ये और भी बड़ी हो सकती है। इस तरह के ट्यूमर बड़े होकर पेट दर्द और पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह बनते हैं। कुछ केसेस में इसके कोई संकेत या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि फिब्रॉइड या रसोली होने का सही कारण आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है। साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं फिब्रॉइड या रसोली बनती क्यों है, लेकिन अभी तक कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं। आंकड़ों के हिसाब से रसोली 35 साल की एज की लगभग 30% महिलाओं को और 50 साल की एज की लगभग 20 से 80% महिलाओं को प्रभावित करती है। ये आमतौर पर 16 से 50 साल की एज तक विकसित होती है, यानी जो प्रजनन का टाइम होता है ये अक्सर उसमें बनती है। यानी जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। यदि एक बार रसोली बन जाए तो ये मेनोपॉज के टाइम तक बढ़ती रहती है। मेनोपॉज के बाद जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है, तब रसोली अपने आप सिकुड़ना शुरू हो जाती है। ज्यादा वजन या मोटापे में रसोली से पीड़ित होने के चांस बढ़ जाते हैं। भारत में बच्चेदानी की रसोली की सिचुएशन बढ़ती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा एक स्टडी के हिसाब से भारत में प्रजनन समय में 25% महिलाओं में रसोली पाई गई है। इनके अलावा कई महिलाएं ऐसी हैं जिनमें छोटे फाइब्रॉइड पाए जाते हैं, जिनकी संख्या का अभी तक कोई हिसाब नहीं लगा पाया है। भारत की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से भारत में बच्चेदानी की रसोली के लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा मरीज हैं। हमारे प्यारे देश भारत में सीधे साधे लोग रहते हैं, जिनमें आधे से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं। जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा मान गए। मरीज को बता दिया जाता है कि आपको रसोली है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपको किस टाइप की रसोली है, यानी किस तरह की रसोली है। रसोली भी कई तरह के होते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। एक होती है सबम्यूकोसल फिब्रॉइड। ये फिब्रॉइड बच्चेदानी के अस्तर के नीचे मौजूद होते हैं और बच्चेदानी की ओर फैले होते हैं। इनकी वजह से मासिक चक्र के दौरान
लंबे समय के लिए बहुत ब्लीडिंग होती है। दूसरी होती है सबसिरोसल फिब्रोइड। ये फिब्रोइड बच्चेदानी के बाहर मांसपेशियों या बच्चेदानी की दीवार में मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग, कूल्हों में दर्द और रीढ़ की हड्डी पर दबाव सा महसूस होता है। तीसरी होती है इंट्राम्यूरल फिब्रोइड। ये फिब्रोइड बच्चेदानी की मांसपेशियों में मौजूद होते हैं और बच्चेदानी गुहा यानी यूट्रीन कैविटी के बाहर की ओर फैले होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी, मलाशय और कूल्हों पर दबाव डालते हैं, लेकिन जब तक ये आकार में बड़े नहीं हो जाते तब तक कोई लक्षण नहीं दर्शाते हैं। चौथी होती है पेडिकुलेट फिब्रोइड। इस तरह के फिब्रोइड यानी रसोली बच्चेदानी की दीवार के बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन बच्चेदानी से जुड़े होते हैं। ये डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। पांचवी होती है सर्वाइकल फिब्रोइड। ये रसोली बच्चेदानी की गर्दन में मौजूद होती है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग की वजह बनती है। अब देखते हैं कि अगर बच्चेदानी में रसोली हो तो इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादातर महिलाओं में बच्चेदानी में रसोली होने के बावजूद भी कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जब तक वो ठीक ठाक बड़े ना हो जाए। हालांकि बच्चेदानी से ब्लीडिंग का होना रसोली होने का बहुत बड़ा लक्षण है। अगर रसोली बच्चेदानी की लाइनिंग के पास होती है तो ये ज्यादा दर्दनाक, लंबे टाइम तक ब्लीडिंग का होना या मासिक चक्र में स्पॉटिंग की वजह बनती है। रसोली की वजह से ज्यादा ब्लीडिंग होने पर महिलाओं में खून की कमी देखने को मिलती है। रसोली के लक्षण उनके साइज, बच्चेदानी में उनकी लोकेशन और पेल्विक ऑर्गन से करीबी पर निर्भर करते हैं। अगर रसोली ज्यादा बड़ी हो तो उसके लक्षण कुछ अलग होते हैं, जैसे पेडू में दर्द, पेशाब में लगातार दबाव होने के साथ साथ पेशाब ज्यादा आना, मल त्याग के दौरान दर्द की वजह से मलाशय पर दबाव महसूस होना। और अक्सर देखा जाता है कि जिनको रसोली होती है वह महिलाएं अक्सर प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती हैं। अब मेन सवाल आता है कि आखिर रसोली होती क्यों है। बच्चेदानी में रसोली होने की सही वजह तो आज तक पता नहीं चली है, लेकिन रिसर्च के हिसाब से साइंटिस्ट इसके लिए कुछ चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे नंबर 1 जेनेटिक चेंज, यानी कई रसोली में बच्चेदानी की नॉर्मल कोशिकाओं से अलग जीन होते हैं। नंबर 2 हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के लिए हर एक मासिक चक्र के दौरान बच्चेदानी के डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से रसोली भी बन जाती है। इसके बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। रसोली में नॉर्मल बच्चेदानी की कोशिकाओं की तुलना में ज्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं। रसोली हार्मोन प्रोडक्शन में कमी की वजह से मेनोपॉज के बाद कम पड़ जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके डेवलपमेंट फैक्टर क्या होते हैं जो मटेरियल शरीर में टिश्यूज को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे इंसुलिन आदि रसोली के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चेदानी में रसोली बच्चेदानी में म्योमेट्रम स्टेम सेल की वजह से बनती है। बच्चेदानी में रसोली कई अलग अलग तरीके से बनती है। वे धीरे धीरे या तेजी के साथ भी बन सकती है या फिर सेम साइज की भी रह सकती है। कई रसोली जो बच्चेदानी में मौजूद होती है कई बार औरत के प्रेग्नेंट होने के बाद या तो सिकुड़ जाती है या नष्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चेदानी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि बच्चेदानी की रसोली से बचाव कैसे करें। साइंटिस्ट का मानना है कि बच्चेदानी में रसोली होने से रोकना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगातार एक्सरसाइज करने से ये रोग होने की संभावना कम जरूर हो जाती है। लेकिन हेल्थी जीवन अपनाकर, जैसे अपना वजन कंट्रोल में रखें, लाल मांस और शराब का सेवन ना करें, ताजे फलों और ताजी सब्जियों का यूज करें, हरी सब्जियों का ज्यादा यूज करें, घी और तेल ज्यादा ना खाएं,
अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको रसौली की समस्या ही ना हो। बहुत सी बार कुछ मामलों में बच्चेदानी में रसौली होने की वजह से जो अंडा बच्चेदानी की दीवार से नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चेदानी के बाहर बढ़ने वाला सब म्यूकोसल फिब्रोइड बच्चेदानी के साइज को बदल सकता है, जिसकी वजह से गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। अब जानते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए और या कैसे इसको ठीक किया जाए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो उसको कंट्रोल करने की इटामसिलेट जैसी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। अगर दर्द हो तो कोई भी एब्डोमेन पेन किलर दे सकते हैं। रसौली को ख़त्म करने के लिए वैसे तो बाज़ार में बहुत सी दवाइयाँ मौजूद है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथी की बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद दवाई जो 100% इफ़ेक्टिव है और 100% रिजल्ट भी देगी। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर इस दवाई को रसौली की दवाई मानने को तैयार ही नहीं होते, लेकिन जब इसका रिजल्ट देखते हैं तो यकीन करते हैं कि हाँ, ये दवाई 100% कारगर है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। साइलीशिया 1 ml, कार्डोस टिंक्चर की पावर में और कलकेरिया फ्लोर 1 ml की पावर में। ये तीनों शीशी आपको जर्मन कंपनी की लेनी है और इस दवाई को यूज करने का तरीका है कि सुबह, दोपहर और शाम को तीनों शीशी में से 7-7 बूंद आधे कप निवाए पानी में डालकर लेनी है और साथ में आपको लगानी है ओरम म्योरनेट 3x की पावर में। इसकी 2-2 टेबलेट सुबह और शाम को लेनी चाहिए। अगर आप इस दवाई का यूज करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बच्चेदानी में होने वाली रसौली के बारे में पता चल गया होगा, बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे और बहुत सी जानकारियां मिली होंगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।